एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं और हम अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में मैं आपसे इस संबंध में हम पढ़ रहे थे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और उसमें हम 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ था उसके बारे में चर्चा कर चुके थे कि 100वां संविधान संशोधन किस प्रकार हुआ और भारत और बांग्लादेश ने किस प्रकार अपने क्षेत्र का स्थानांतरण किया। मतलब भारत ने अपना क्षेत्र बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश ने अपना क्षेत्र भारत को दिया। लेकिन अब उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ते हैं कि संघ और राज्य क्षेत्र में उसके बाद आगे क्या हुआ। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1947। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1947 के द्वारा ही भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र देशों में विभक्त कर दिया गया था। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1947। इसके द्वारा भारत जो पहले ब्रिटिश भारत था, मतलब 1947 के पहले का भारत, इस अधिनियम के द्वारा ही इसे दो भागों में विभक्त कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बना दिए गए थे। अब उस समय जब भी ये विभाजन हुआ था तो उस समय भारत में कुल टोटल 552 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? देशी रियासतें 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से 549 का भारत में विलय हो चुका था। मतलब 549 का भारत में विलय हो चुका था, लेकिन 3 रियासतें बची हुई थी। कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तो ये 3 रियासतें बची हुई थी जिन्हें बाद में भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया। तो कौन कौन से भी वो रियासतें बची हुई थी? वह थी जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। जूनागढ़ जो वर्तमान में गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। तो ये 3 रियासतें बची हुई थी। अब इन 3 रियासतों को, जम्मू कश्मीर को जो है वह उसे विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। विलय पत्र पर जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे और जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया था। तो विलय पत्र द्वारा, विलय पत्र द्वारा। फिर हैदराबाद को जो है वो पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। तो पुलिस कार्यवाही के द्वारा। और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, मतलब वहां पर जनमत संग्रह करवाया गया था और जूनागढ़ को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा। तो ये जो 3 रियासतें थी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ वर्तमान में गुजरात में है। तो इनको, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया। जूनागढ़ का जो शासक था वह एक मतलब मुस्लिम शासक था और वहां की
लगभग 90% या हम कहें कि 95% जनसंख्या हिंदू थी, जिसके कारण वहां जनमत संग्रह हुआ, तो उन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने की अपनी सहमति व्यक्त की। इस कारण से जूनागढ़ को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। तो ये हमारी 552 रियासतें थी, जिनमें से 549 पहले ही संघ में शामिल हो चुकी थी भारतीय संघ में, 3 बाद में हुई। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। तो जब 1950 में जब भारत संघ में जब राज्य सम्मिलित हुए, तो उनको 4 वर्गों में बांटा गया। वो वर्ग थे का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग और घा वर्ग। तो इन 4 वर्गों में भारतीय राज्यों को बांटा गया। का वर्ग में वे राज्य आते थे जहां पर सीधे ब्रिटिश गवर्नर का शासन था। खा वर्ग में वे वर्ग आते थे जहां पर 9 विधानमंडल के साथ और कुछ देशी शासन भी सम्मिलित था। गा वर्ग में वे क्षेत्र आते थे जहां पर ब्रिटिश आयुक्त के साथ साथ शाही शासन होता था। और घा वर्ग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। का वर्ग में जो सम्मिलित राज्य थे वह थे असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश। इसके अलावा भी कुछ थे, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ ही लिखे हैं। और खा वर्ग में जो सम्मिलित राज्य थे वह थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत। और जो गा वर्ग में सम्मिलित राज्य थे वह थे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर। और घा वर्ग में जैसे हमने पहले भी बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को घा वर्ग में रखा गया था। तो ये थे हमारे जब 1950 में जब भारतीय संघ में जब राज्यों का बंटवारा किया गया, तो उन्हें 4 वर्गों में रखा गया। इसके बाद की कहानी हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब स्टार्टिंग चलो चलो गुरु जी। तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं धर आयोग और जेबीपी समिति। जेबीपी समिति। तो देखिए, जून 1948 में
जून 1948 में राज्यों के पुनर्गठन के लिए एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे धर आयोग कहते हैं। अब इसका जो धर आयोग है, इसके थोड़ी इतिहास के बारे में पहले जान लेते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जब गांधी जी भारत आए, उसके बाद 1920-21 में गांधी जी ने एक व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की। और जब गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की तो सभी राज्य उसमें सम्मिलित हुए आराम से, और सभी ने गांधीवादी जो विचारधारा था उनका अनुसरण किया, तो जिससे उनमें भी समरूपता आई। तो फिर कांग्रेस के मंच से कांग्रेस के लिए जो हम कहते हैं कि कांग्रेस के मंच से रुकना एक मिनट, रुको एक मिनट जी। तो अब हम धर आयोग के इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसके पहले क्या हुआ था। तो यह घटना जब गांधी जी भारत में आए थे, तो उन्होंने जब गांधी जी भारत में आए तो उन्होंने 2021 में एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की, और सभी राज्य उसमें समान रूप से सम्मिलित हुए, और गांधीवादी विचारधारा के कारण सभी राज्यों में समरूपता आई। तो फिर कांग्रेस के मंच से आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की प्रांतीय समितियों के लिए यह कहा गया कि जो कांग्रेस की प्रांतीय समिति होंगी उनका गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा, मतलब भाषाई आधार पर किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जब हमें मतलब स्वाधीनता या स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी, तो आपकी जो भी भाषाई आधार पर इच्छाएं होंगी या आकांक्षाएं होंगी उन्हें हम पूरा करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही जब 1947 में एक बार देश का विभाजन हो चुका था, 1947 में एक बार देश का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हो चुका था, जिससे पाकिस्तान और भारत दो राज्य या दो देश बन चुके थे। तो हमारे जो नेता थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, तो इन्होंने सोचा कि मतलब कि अभी हम पहले ही एक बार सांप्रदायिक आधार पर बट चुके हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि हम भाषाई आधार पर देश का विभाजन करें तो भारत देश छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाए। तो उसके आधार पे इन्होंने चुप्पी साध ली, मतलब कि इन्होंने कुछ नहीं कहा उसके लिए। लेकिन लोकतांत्रिक देश में जब आप किसी जनता से कोई भी वादा कर देते हैं तो उसे निश्चित तौर पर ही पूरा करना पड़ता है। तो इस कारण से जून 1948 में एक एस के धर की अध्यक्षता में एक धर आयोग को निर्माण किया गया। इसने क्या किया, इसने भाषाई आधार पर राज्यों के जो पुनर्गठन की मांग थी उसको खारिज कर दिया। मतलब हम कहेंगे कि भाषाई आधार पर जो राज्यों के पुनर्गठन की मांग थी उसको भाषाई आधार पर खारिज कर दिया, और प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवस्था, मतलब या हम कहेंगे राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जनता में असंतोष पैदा हो गया। तो फिर दिसंबर 1948 में एक और मतलब समिति का गठन किया गया, जिसे जेबीपी समिति कहा गया। जेबीपी समिति इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि इसके जो नेता थे वह थे जवाहरलाल नेहरू,
जवाहर लाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। तो ये इनके सदस्य थे और इस समिति ने जो अपना निर्णय दिया उसमें कहा गया कि मतलब इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन, मतलब भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आधिकारिक मांग को खारिज कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया, औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। इसी बीच क्या हुआ कि 1953 में पोट्टी श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु, इनकी ये जो नेता थे यह मतलब मद्रास राज्य से आंध्र प्रदेश राज्य अलग करने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो इनकी क्या हुई, 56 दिन के आमरण अनशन के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जिस कारण से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्हें 1953 में ही मद्रास राज्य से अलग होकर आंध्र प्रदेश राज्य की, तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा करनी पड़ी। तो इस प्रकार आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर अलग हुआ था 1953 में। तो यह पहला राज्य था आंध्र प्रदेश जो भाषाई आधार पर 1953 में अलग हुआ था। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फजल अली आयोग के। जब 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया तो अन्य भाषाई आधारों पर भी राज्यों के पुनर्गठन की मांग बढ़ने लगी। तो विवश होकर नेहरू जी को एक आयोग का गठन करना पड़ा जिसे कहा जाता है फजल अली आयोग। इस आयोग का जो गठन है वह 1953 में हुआ था और आयोग ने पहली रिपोर्ट अपनी 1955 में दी। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर फजल अली थे और इनके दो अन्य सदस्य के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे, या H.N. कुंजरू, H.N. कुंजरू। जब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी तो इन्होंने क्या किया कि भाषाई आधार पर जो राज्यों के पुनर्गठन की मांग थी उसको तो स्वीकार कर लिया, लेकिन एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, मतलब कि एक राज्य में एक ही भाषा नहीं होगी। और इन्होंने दो और बातें महत्वपूर्ण कही कि दो और बातों की इन्होंने महत्वपूर्ण सिफारिश की कि भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाया रखा जाए, मतलब एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाया रखा जाए तथा सांस्कृतिक और भाषाई एक रूपता होनी चाहिए। मतलब भारत में भले ही अलग अलग भाषाएं हैं लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं एक रूपता होनी चाहिए। तो यह था हमारे लास्ट का आयोग फजल अली आयोग। इसके बाद हम 1956 के बाद जो नए राज्य बने हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं और एक डायग्राम के द्वारा उसे देखते हैं जी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं 1956 के भारतीय संघ के राज्य की, मतलब भारतीय संघ में 1956 के बाद कौन कौन से राज्यों का गठन किया गया है। तो आप इन्हें एक सीक्वेंस वाइज याद रखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी डेट में कौन से राज्य का गठन किया गया है। और यदि आप चाहें तो एक खाली नक्शा भी इंडिया का ले सकते हैं
और इन राज्यों को इसी प्रकार से दर्शा करके भारतीय संघ के राज्यों को याद कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 1956 के बाद भारतीय संघ के राज्य की मतलब भारतीय संघ के जो राज्यों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर भारतीय संघ का गठन होने वाला पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया था, मद्रास राज्य से अलग करके। मद्रास राज्य को अभी वर्तमान में तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। तो तेलुगु भाषी राज्य व्यक्तियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन तमिलनाडु या मद्रास राज्य से किया गया था 1953 में। फिर इसके बाद 1960 में बंबई राज्य का गठन करके दो अलग अलग राज्य बना दिए गए, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात राज्य गुजराती भाषी नागरिकों के लिए गुजरात राज्य का निर्माण किया गया और मराठी भाषी नागरिकों के लिए महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया। तो इस प्रकार गुजरात राज्य भारतीय संघ का 15वां राज्य बना। फिर इसके बाद दमन एवं दीप को 1961 में पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया और 1962 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। और दादर एवं नागर हवेली को 1954 के पूर्व यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था और इसे 1961 में केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर इसके बाद हम चलते हैं तो 1963 में असम के क्षेत्र से नागालैंड राज्य का गठन किया गया। नागालैंड राज्य का गठन नागा पहाड़ी और ट्वेंसांग क्षेत्र को मिलाकर के किया गया। तो इस प्रकार नागालैंड 16वां राज्य भारतीय संघ का बना। फिर इसके बाद 1966 में पंजाब एवं हरियाणा के का गठन किया गया, पंजाब राज्य का गठन किया गया। तो पंजाबी भाषी व्यक्तियों के लिए पंजाब राज्य का गठन किया गया और हिंदी भाषी व्यक्तियों के लिए हरियाणा राज्य का गठन किया गया। तो इस प्रकार हरियाणा भारतीय संघ का 17वां राज्य बना। और इस जो पंजाब राज्य के पुनर्गठन के लिए आंदोलन चला था उसमें मास्टर ताराचंद का बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने कहा था कि मतलब सिखों के लिए एक अलग सिख राज्य की स्थापना की जानी चाहिए। तो 1966 में पंजाब राज्य का गठन करके पंजाब और हरियाणा दो राज्य बना दिए गए। फिर इसके बाद पंजाब राज्य का ही गठन करके 1972 में हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। पंजाब राज्य का गठन किया गया और हिमाचल प्रदेश को ही 1972 में 18वां राज्य घोषित किया गया। फिर इसके बाद पूर्वी राज्यों में 1972 में 3 राज्य असम के क्षेत्र से अलग किए गए। 1972 में मणिपुर 19वां राज्य भारतीय संघ का बना और 1972 में ही त्रिपुरा 20वां राज्य बना भारतीय संघ का और मेघालय 21वां राज्य बना। तो ये 3 राज्य 1972 में अलग हुए। फिर इसके बाद 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम राज्य का गठन किया गया और यह भारतीय संघ का 22वां राज्य हुआ। मतलब 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम राज्य का गठन किया गया और यह भारतीय संघ का 22वां राज्य हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि पूर्वोत्तर राज्यों में फिर से 2 नए राज्यों का गठन किया गया। तो 1987 में मिजोरम भारतीय संघ का 23वां राज्य बना और 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश भारतीय संघ का 24वां राज्य बना। इसके साथ ही साथ गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इस प्रकार गोवा भारतीय संघ का 25वां राज्य बना। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 25वां राज्य बना। फिर
छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया 1 नवंबर 2000 को, तो छत्तीसगढ़ भारतीय संघ का 26वां राज्य बना। और 9 नवंबर 2000 को, यहां पर सॉरी 27 लिखना है, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया गया और उत्तराखंड 27वां राज्य भारतीय संघ का बना। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। इस प्रकार झारखंड 28वां राज्य भारतीय संघ का बना। फिर इसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का पुनर्गठन किया गया, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना हुआ था। तो तेलंगाना भारतीय संघ का 29वां राज्य बना। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ। जम्मू कश्मीर JSK, और इसे 2 संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर राज्य को इन 2 संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस प्रकार वर्तमान समय में भारतीय संघ के राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। और इस जो हमारे यह जो चैप्टर था संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, इसका वर्णन संविधान के भाग 1, संविधान के भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक किया गया है। मतलब संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 1 और आर्टिकल अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। तो यह था आज का हमारा लेक्चर। आशा करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और पूरी बातें समझ में आई होगी। और तब हम अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे। तो हमारे साथ आगे पढ़ते चलिए। और यदि आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।